नमस्कार, हल्ला बोल के स्पेशल टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। द टैरिफ राउंड टेबल आज हम करने वाले हैं क्योंकि दो तीन बड़ी बातें हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50% टैरिफ का ऐलान कर दिया है तो उसके बाद भारत ने भी अपनी नीति को पानी की तरह साफ कर दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ये कहा कि हम अपने किसानों के हितों का ख्याल रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आज की है वो यही है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जो टैरिफ नीति को दूसरे देशों को इधर उधर करने के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है वो इसके खिलाफ है। तो चीन के मद्देनजर ये एक बड़ी कामयाबी है। आइए आपको लिए चलते हैं जहां पर आज हम राउंड टेबल करने वाले हैं, क्योंकि इस राउंड टेबल के जरिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत जिस ओर बढ़ रहा है और जो भारत की नीति है उसका कैसा असर दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आज बात की है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 50% अगर टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है तो हमारे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको इससे सेटबैक हो सकता है, कितना व्यापार हम करते हैं अमेरिका से, कितना उसका असर होगा, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान इस पर जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपका परिचय करा दें राउंड टेबल पर, आपको बताएं हमारे सहयोगी रोहित शर्मा भी हमारे साथ सीधा वॉशिंगटन से यहाँ पर जुड़ेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अपना अपीयरेंस करने वाले हैं इस कुर्सी पर। सुधांशु त्रिवेदी जी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ जराबी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ग्रुप एडिटर है, बिजनेस टुडे में काम करते हैं और बहुत बारीक से वो बिजनेस को समझते हैं। कृष्णबीर चौधरी जी भारतीय कृषक समाज के हमारे साथ आ गए और आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि द टैरिफ राउंड टेबल की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। अगर भारत के खिलाफ टैरिफ अमेरिका का नया अस्त्र है तो स्पष्ट और दो टूक जवाब भारत की मजबूत ढाल है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप के 50% टैरिफ के ऐलान को भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और अतार्किक करार दे चुका है। इससे पहले जब हाई टैरिफ को ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीद से जोड़ने की कोशिश की तो रूस से सौदे पर अमेरिका और यूरोप का डबल स्टैंडर्ड भारत ने उजागर कर दिया। यही वजह है कि ट्रंप घिर रहे हैं। भारत पर पूछे गए सवालों पर उनके जवाब में सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। ट्रंप की टैरिफ वाली हरकत पर जाने माने रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत का रिफाइंड ईंधन जैसे गैसोलीन और डीजल ताजा 25% टैरिफ बढ़ोतरी के दायरे में नहीं है। दूसरे शब्दों में रूसी तेल पर भारत को सबक सिखाने के दावे के बावजूद ट्रंप ने अमेरिका को गैर ऊर्जा निर्यात को निशाना बनाया है, लेकिन रूसी तेल से बने ईंधन को छोड़ दिया है। बहुत से लोग इसे पाखंड की पराकाष्ठा कहेंगे। यही वजह है कि भारत की ओर से अमेरिका पर रेसिप्रोकल यानी उतना ही टैरिफ लगाने की मांग उठी है। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके। अमेरिकी टैरिफ पर भारत में प्रतिक्रियाएं तीखी हैं। हालांकि विपक्ष के ज्यादातर नेता एंटी ट्रंप के साथ साथ एंटी मोदी नाव पर सवारी करते दिख रहे हैं। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। 2-3 साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया, उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए? दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे और असली चेहरा उनका अब सामने आने लगा है। झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। कि जो नारा लगाया था ना आपने, अगली सरकार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप करके आपने अपने आप को एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा कर दिया है। अब विदेश नीति से अलग हटके मोदी जी आप ट्रंप के फायदे पे चले गए थे। कुछ तो रहा होगा। इंदिरा जी की समाधि पर हाथ जोड़कर आप उनसे शक्ति मांगिए।
50% टैरिफ के ऐलान पर राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है। भारत पर भेदभावपूर्ण ट्रेड डील स्वीकार करने के लिए धमकाने की कोशिश है। अच्छा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय लोगों के हितों पर अपनी कमजोरी को हावी नहीं होने दें। जबकि इन्हीं राहुल गांधी ने 5 जुलाई के पोस्ट में लिखा था, मेरे शब्द नोट कर लें, मोदी कायरतापूर्ण तरीके से ट्रंप टैरिफ डेडलाइन पर झुक जाएंगे। लेकिन भारत की प्रतिक्रियाएं ट्रंप के साथ साथ विपक्ष को गुगली देने वाली है। ट्रंप पता नहीं क्या क्यों बौखलाए हुए हैं। ट्रंप को पता लग जाएगा कि मोदी जी दृढ़ निश्चय वाले हैं। ट्रंप की धमकी से प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं अडिग होने वाले नहीं है। भारत पर ट्रंप का टैरिफ आर्थिक नहीं, जियोपॉलिटिकल फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए 7 साल बाद चीन जा रहे हैं, तो रूस ने आने वाले दिनों में पुतिन ट्रंप मुलाकात की संभावना की पुष्टि की है। आज तक ब्यूरो। तो जो 2-3 बड़ी बातें भारत की तरफ से साफ की जा रही है, उसमें से एक बात यह है जो आज प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो ट्रेड डील रुकी है, एक तो कृषि और दूसरा डेयरी, इन तमाम क्षेत्रों में सहमति नहीं बन पाने की वजह से हुई, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के टैरिफ नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और जो बातें उन्होंने कही है इस टैरिफ पर, जो अपने इस प्रतिक्रिया में चीन ने कहा है कि टैरिफ के दुरुपयोग का चीन हमेशा से विरोध करता रहा है। इसे लेकर चीन की नीति स्पष्ट है और अमेरिका की जो टैरिफ नीति है उसको लेकर वो विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की नीति इस पर स्पष्ट है, हम इसका विरोध करते रहे। और ये बयान एक ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने 7 साल बाद चीन भी जाने वाले हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का टैरिफ अब दुनिया की कूटनीति को प्रभावित कर रहा है और किसानों पर मोदी की 2 टूक के बाद यह कूटनीति और भी बड़े मायने रखती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ टैरिफ राउंड टेबल में जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में आलोक शर्मा भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ने वाले हैं। सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। अमेरिका जैसे नचा रहा है वैसे सरकार नाच रही है, और उन्होंने जो हार्म किया है 50% टैरिफ भारत के खिलाफ करके, उससे बड़ा सेटबैक है ये। कम से कम उन क्षेत्रों में, चाहे टेक्सटाइल हो, जेम्स ज्वेलरी हो, लेदर हो, ये सब के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। क्या जवाब है, क्या नीति है सरकार की? रोहित भी आ गए हैं। रोहित शर्मा हमारे सहयोगी सीधा वॉशिंगटन से हमारे साथ यहाँ पर अवतरित हो गए हैं। वेलकम रोहित। चर्चा करेंगे आपसे कि ट्रंप अब आज जब उठते हैं, क्योंकि रोज सुबह उठकर एक ना एक पोस्ट तो उनका आ ही जाता है, कुछ ना कुछ नया डोनाल्ड ट्रंप लिख देते हैं, तो उसका भी इंतजार है। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए, नीति क्या है आपकी सरकार की, कर क्या रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो पूरे परिदृश्य को समग्रता से देखना चाहिए। कोई आप एक देश बताइए जिसके ऊपर ट्रंप नाचना चाह रहे हो, कोई मतलब $1 मिलियन क्वेश्चन है, कोई एक बता दें। नंबर 2, कोई एक वॉर बताइए जिसमें उन्होंने दावा ना किया, रुकवा दिया है। इस समय जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब थाईलैंड और कंबोडिया के कॉन्फ्लिक्ट से लेकर रशिया यूक्रेन से लेकर इजराइल हमास तक, सब में। तो मुझे लगता है पहले इसको एक ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि वैश्विक परिदृश्य ये है। जैसे मान लीजिए कि सुनामी आई हुई है, अब आप कह रहे हैं जी आपका जहाज हिचकोले क्यों खा रहा है, सब सुनामी आई हुई है, आप ये देखिए तो पूरी दुनिया में वो वातावरण बना। दूसरा पॉइंट इसका अर्थ ये है, सबसे पहले विपक्ष को अब माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे के ऊपर अनर्गल प्रचार कर रहा था, बवाल मचा रहा था कि साहब भारत पाकिस्तान में जो तथा कथित रूप से ट्रंप ने सीज फायर कराया वो ट्रेड डील की वजह से कराया। अब तो साफ हो गया ना, अगर ये सो कॉल्ड ट्रेड डील हुई होती तो ये होना ही नहीं था। तो सबसे पहली बात, विपक्ष को इस बात पे माफी मांगनी चाहिए कि ये होता है कि गंभीर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और आर्थिक विषयों के ऊपर छिछले लेवल की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 प्रूव कर लिया आपने। लेकिन अगला सवाल इसके बाद ये आता है कि ठीक है, आपने कोई डील नहीं की, इस वजह से ट्रेड डील में इस तरह से एक के बाद एक, और सबसे ज्यादा 2 देशों पर जो वो टैरिफ लगा रहे हैं वो ब्राजील और इंडिया है। लेकिन फिर आपकी दोस्ती का क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो रिश्ता आपने बनाया था वो काम क्यों नहीं आ रहा है? हमें तो सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। आपके पास प्लान क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी दोस्ती, हम दुनिया के सभी देशों से दोस्ती चाहते हैं, और अमेरिका से खुद भारत ही नहीं, अनेक अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने जॉर्ज बुश से लेके और बैरक ओबामा तक, यानी जॉर्ज बुश जो जूनियर से लेके बैरक ओबामा तक, उन्होंने कहा था इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। पर हमारी कोई भी मित्रता और कोई भी दोस्ती भारत के जो किसान हैं,
भारत के जो दुकानदार हैं, भारत के जो एमएसएमई वाले हैं, उनके हितों की कीमत पर नहीं हो सकती। ये एक बॉटम लाइन है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी दोस्ती अपनी जगह, और यह बात आज से नहीं हुई है। मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2014 में जस्ट उसके बाद जो समिट हुई थी जिनेवा में, आप याद करिए, उसमें इन्हीं एग्रीकल्चर सब्सिडीज के मैटर को लेकर भारत ने पूरा विरोध किया था और यह आरोप लगा था कि भारत ने उसको डिस्टेबलाइज किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, लोग अगर भूल गए हो, 1999 सियाटल कॉन्फ्रेंस, भारत के ऊपर आरोप लगा था कि हमने सबटाज कर दिया। दिस वाज द वर्ड यूज, इंडिया हैज सबटाज्ड। मगर नवंबर 99 और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर बिल क्लिंटन 5 दिन के लिए भारत की यात्रा पे थे, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो 5 दिन भारत में रहे। तो हम, और मोदी जी के समय में 2015 पेरिस, भारत के ऊपर आरोप लगा हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि खराब होगी। हमने कहा होने दीजिए खराब साहब, हम अपने हितों पर समझौता नहीं करेंगे। तो हम अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, परंतु यह संबंध अब भारत बराबरी के आधार के ऊपर रखने की बात कर रहा है। और यहां तक भाई अमेरिका की बात है तो अमेरिका खुद रशिया से आयात कर रहा है, यूरेनियम आयात कर रहा है अपने न्यूक्लियर पावर के लिए, पैलेडियम आयात कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। यह सवाल ट्रंप से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड यूएस प्रेसिडेंट का रिप्लाई क्या है? आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। तब अगर अब ये मुझे लगता है, यदि हमारे विशेषज्ञों को लगता है कि कोई देश का राष्ट्रपति ये कहे कि उसका देश जो आयात कर रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं, यूरोपियन यूनियन भारत से ज्यादा आयात कर रहा है। और तो और शायद आप लोगों में तो बहुतों को पता हो या ना पता हो, ये जो रशिया की गैस जाती है यूरोपियन यूनियन में, उसमें तो बहुत सा हिस्सा यूक्रेन के थ्रू जाता है। उसकी वजह से जो किराया देना है यूक्रेन को, वो भी रशिया दे रहा है। मतलब उसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है, क्योंकि जो जा रहा है पाइप, उसका जो एज पर एग्रीमेंट जो पेमेंट है, तो इसलिए हम बाद युद्ध खत्म हुआ तो हो सकता है फिर गैस। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस यथार्थ को देखिए और इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त रखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, पर भारत के किसानों, मजदूरों और आम व्यक्ति के हितों पर मैं कोई समझौता नहीं करूं। आपको भारत के स्टैंड पर आशुतोष जी गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर हमने किया पाकिस्तान के खिलाफ और हमने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। हमने रूसी तेल पर दबाव नहीं सहा। बहुत लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया कि रूस के दबाव में आ गया अमेरिका के, अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। हम तो खरीद रहे हैं ऑयल, और अब चाइना भी जा रहे हैं पीएम। तो एक नए सिरे से वर्ल्ड ऑर्डर को जब ट्रंप ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो एक ने तो आपको गर्व हो रहा है कि नहीं? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, टू लेट टू लिटिल। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि अभी जो सुधांशु जी जो बात कह रहे थे, दुनिया का एक हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसने ये कहा हो अब की बार ट्रंप सरकार, एक बता दीजिए मुझे। आप चाइना से लेके पोलैंड तक किसी का भी नाम ले लीजिए। ये जो क्राइसिस आज क्रिएट हुई है, वो क्राइसिस इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी मिसप्लेस्ड थी, आपकी फॉरेन पॉलिसी में विजन की कमी थी, और इसलिए आप ट्रंप को लेके जाके आप वोट मांग रहे थे। हकीकत क्या है? आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया है, मुझे लगता है कि 3 महीने बाद स्टैंड लिया। जिस दिन हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारतीयों को इस देश में भेजा गया था, जब कोलंबिया जैसे देश ने आपत्ति की थी और हमने आपत्ति नहीं की, तो उस दिन यह स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा। चाइना ने, देखिए चाइना तो सबसे बड़ा राइवल है, चाइना रूस से सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, 61 बिलियन डॉलर का। भारत कितना लेता है? 52 बिलियन डॉलर का। हम कितना कर रहे हैं? हमारी रिक्वायरमेंट 80% है, हम रशिया से कितना ले रहे? 36% हम दे रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि जब चाइना पर अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो 145% तक गया, चाइना झुका नहीं, और चाइना ने मैसेज दिया कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा। अमेरिका झुका, 30% का जिसके ऊपर टैरिफ है, भारत के ऊपर 50% का टैरिफ। पर भारत भी तो नहीं झुका, इसीलिए तो है। मैंने कहा ना, टू लिटिल टू लेट। आप जिस दिन आप हथकड़ी बेड़ी लगा कर आए थे, उस दिन खड़े होकर कहते, जिस दिन ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर के दौरान कि ट्रेड की वजह से हमने किया, उस दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर जवाब देते तो शायद आज पूरा देश उनके साथ खड़ा होता। और आज मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कड़ा स्टैंड लिया है। लेकिन एक सवाल और यहां पे आता, सवाल इस बात को लेकर यह है कि आज आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और यह टारगेट सेट हुआ था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25% होगा और 2022 तक पूरा होगा। 11 साल बाद आज भी 17.3% है। अगर हमने वो काम किया होता कि 25% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता तो आज हम अमेरिका से बार्गेनिंग की पोजीशन में होते। आज हम चाइना क्यों बार्गेनिंग कर रहा है? क्योंकि चाइना आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। वो अमेरिका से अगर कह देगा कि मैं आपको रेयर अर्थ मेटल नहीं दूंगा,
तो वहां का जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सिस्टम वो कोलैप्स कर जाएगा। आज वो एआई के मामले में दुनिया का सुपर पावर है, हम हैं क्या? के मामले में नहीं है क्या हम? एक सेकंड आई टेक दिस आर्गुमेंट फॉरवर्ड, टेक दिस 1 मिनट। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी ये सही है, लेदर भी है, लेकिन वहीं पर स्मार्टफोन्स, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पर तो वो नहीं लगा रहा है टैरिफ, तो क्या उसकी डिपेंडेंसी नहीं है क्या? ये मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं? अंजना, भारत ने जो मेक इन इंडिया पर वो मागा कर रहे थे, इसके बाद एक बार अंजना एक बहुत बड़ी बात समझनी पड़ेगी कि क्या हम चीन की तरह उसी प्रकार से आक्रामक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं? ये थोड़ा गलत एस्टिमेशन है। हमारे पास बहुत लेवरेज है। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा संक्षेप में। 50 बिलियन डॉलर के बराबर के जहाज 3 भारत की एविएशन कंपनीज ने बोइंग को ऑर्डर दिए हुए हैं। बोइंग एक ऐसी कंपनी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हर सेनेटर, हर कांग्रेसमैन के डिस्ट्रिक्ट में उनका कुछ ना कुछ काम है। शाहरग बोइंग के हाथ में पूरे राजनीतिक सिस्टम यूएस की है। 50 बिलियन डॉलर यानी लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा है। आप इस ऑर्डर को ही थोड़ा कम कर दीजिए। इसलिए मेरा ये कहना कि ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिछले 5-6 महीने से गुड फेथ में अमेरिका के साथ नेगोशिएट किया। भारत ने एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले पहल उठाई। और अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अच्छे वातावरण में बातचीत कर रहे हैं, तो छुरा घोंपने वाली भारत की संस्कृति या हैबिट नहीं रही है। इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाए, मेरे मित्र आशुतोष अगर इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं, मैं गर्व है, आप और क्या सुनना चाहते हैं उन्हें? पर मैं ये कहूंगा कि अगर बातचीत चल रही थी 6 महीने से, तो हमें उसी टाइम पे एक दूसरे प्रकार का एटीट्यूड नहीं ले सकते थे। अब वो घड़ी आ चुकी है और हमारे पास बहुत है रिएक्ट करने के लिए। क्या करना चाहिए वो अलग विषय। जल्दी से सुधांशु जी कहते हैं। देखिए, आशुतोष जी ने जो बात बोली, मैं उनसे कहूंगा, वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्हें इस बातों को भ्रम के रूप में नहीं कहना चाहिए। मोदी जी ने कभी नहीं कहा आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया को हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा हो कि ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता। वो दौर थे जब कहा जाता था सीआईए हस्तक्षेप कर रहा है भारत के चुनावों में। नंबर 2, हथकड़ी की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, ये तो इलीगल इमिग्रेंट। आइए आलोक जी, आलोक शर्मा जी भी आ गए हैं भाई, दिखा दीजिए टैरिफ राउंड टेबल। बोलिए सुधांशु जी, पूरा जो लीगल इमिग्रेंट्स थे, क्यों कपड़े उतरवाए जाते थे कि नहीं आशुतोष जी? ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? क्योंकि शाहरुख खान के भी कपड़े उतरवाए गए थे। ये बताइए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फिस्टिंग हुई थी और सरकार चुप बैठी रही थी। संसद ने मुद्दा उठा, आखिर में भारत की संसद में प्रस्ताव पारित हुआ, अमेरिका ने खेद व्यक्त किया। तो जो लोग अपने पूरी बातों पे आपने कहा ना, जिस दिन तय हो गया था, और याद करिए 70 के दशक में जब आयरन लेडी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो भारत की लड़कियों का वर्जिन टेस्ट होता था इंग्लैंड में, और वो भी एयरपोर्ट पे, अस्पताल में नहीं। इसलिए जब बात करिए तो पूरी बात करिए। अब मैं बताना चाहता हूं, भारत चीन से क्यों पिछड़ गया। 1986-87 तक भारत और चीन में कोई भारी अंतर नहीं था। फिर 89 से 2014 जब अल्पमत की सरकारों का दौर रहा और हर प्रोजेक्ट पे लाल झंडा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हर प्रोजेक्ट पे लाल झंडा। अगर आप देखिए तो आईफोन भारत में आया, उसी की फैक्ट्री में क्यों वर्कर्स अनरेस्ट हुआ और तोड़फोड़ हुई और करोड़ों का जो है माल वो लूट लिया गया, सिर्फ उसी फैक्ट्री में जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी। जरा यह भी सोचना पड़ेगा कि भारत क्यों पिछड़ गया। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा उनको सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। हमारी 2 फैक्ट्री थी 2014 तक। तो अगर चाइना ने अपनी 30 साल में कैपेबिलिटी डेवलप की थी, 40 साल में वो 1978 से वो डेवलप कर रहे थे, तो हमें भी उसमें समय लगता। दूसरी बात, आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि देखिए, व्यक्ति को अपनी क्षमता डेवलप करनी होगी। आज चाइना ने डेवलप की तो उन्हें झुकना पड़ा। हमने भी फार्मा को उसने भारत से फ्री रखा है, क्योंकि 40% ऑफ फार्मा जो है अमेरिका का भारत से जाता है। हाई स्किल में बच्चों को ट्रेंड करिए, मगर ये क्या कहते हैं, लो स्किल में रखिए और उनको नौकरी के लिए लड़ाते रहिए। भाई साहब, आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में हमारे बच्चों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने जो क्षमता दिखाई है, उसे डेवलप करने की बजाय वो जिस प्रकार के विपक्ष के लोग हल्ला मचाते रहते हैं। मैं किसी सेक्टर को अप एंड डाउन नहीं कर रहा हूं, परंतु अगर टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल के लिए विकल्प है। बांग्लादेश है, वियतनाम है, जहां से ले सकते हैं।
फार्मा में इतना आसान नहीं होता विकल्प। और लेकिन टेक्सटाइल में तो फायदा होगा ना, वियतनाम बांग्लादेश को फायदा होगा। मैं वही तो कह रहा हूं। हाँ। टेक्सटाइल में उनके पास ऑप्शन है अमेरिका के पास कि भारत से नहीं तो बांग्लादेश से ले लेगा, फार्मा से नहीं। और ये लोग इस प्रकार के नेता हैं। याद करिए केजरीवाल जी क्या बोले थे 2021 के समय में कि अगर भारत की वैक्सीन जो है उसका फार्मूला सबको क्यों नहीं दिया जाता कि जल्दी से कर ले। अरे भाई वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला नहीं, सबको दे दे। उस समय पैरासिटामोल अमेरिका भारत से मंगा रहा था। तो इस ढंग का भ्रामक प्रचार जो लोग करते हैं उनको यह समझने की जरूरत है, देश को भली भांति समझने की। सिर्फ 2 लाइन आलोक जी आ गए, मुझे उनके पास जाना है। 2 लाइन अमूमन शेरो शायरी में नहीं करता हूं, तो इधर उधर की न बात करिए, बता कारमा क्यों लूटा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा, 2014 में भारत ने कहा, सरकार ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% होगा, 2022 तक पूरा हो जाएगा। आज 11 साल बाद क्यों है? अगर हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग, चलिए इंदिरा गांधी ने जो नहीं किया, नेहरू नहीं किया, अगर आज आप 25% पे होते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता तो आज आपकी यह हालत नहीं होती। दूसरी बात, आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अमेरिका के साथ जाना, आपको चाइना के साथ जाना, आपको रसिया के साथ जाना। यू शुड बी थैंकफुल। कम से कम अब जब चाइना पिछले 3 महीने से लगातार आपको शत्रुता का व्यवहार कर रहा है और आपके डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है कि हम सीमा पे तो 2 लोगों से लड़ रहे थे, वो आपके फॉक्सकॉम से अपने इंजीनियर वापस बुला रहा, आर्च मेटल नहीं दे रहा है आपको, वो नहीं दे रहा नहीं, लेकिन आप उनको वीजा दे रहे हो। काउंटर है ना इसका। Where is your foreign policy? अरे आशुतोष जी, आपने जहां शुरू किया कि लेवरेज के तौर पर वो रेयर अर्थ मेटल यूज कर रहा है, तो स्मार्टफोन हो, फार्मा हो, उस पर तो टैरिफ नहीं लगा रहा है वो। इस पर एक तो मिनट मैं कह रहा हूं ये फेलियर है फॉरेन पॉलिसी। मैं ये फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। आपके राजीव बजाज खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा जो पिछले महीने का जो स्मार्टफोन पर 0% टैरिफ क्यों किया है? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये आप सेक्टर की बात करें, मैं समग्रता की बात कर रहा हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है कहां? और ये समग्रता की बात बचकानेपन से नहीं करनी चाहिए। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में क्यों आगे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर जो इनपुट मटेरियल की कॉस्ट उतनी है फिर भी सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि वहां लेबर लॉज ऐसे हैं कि शोषण होता है। क्या कंपैरिजन आप करने की बात कर रहे हैं? फिर इसलिए समझने की बात करिए। आलोक शर्मा भाई सुनिए भैया, आप अपडेट होके नहीं आते क्या? आज ही चाइनीज एम्बेसी वाले ने क्या कहा है, वो एलिफेंट ट्रायंगल, और ये पहली बार नहीं कहा है, पहलगांव होने से एक हफ्ता राजीव बजाज को समझाइए, राजीव बजाज को समझाइए। आप जो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इतना जोश मत आइए, सब कोट कर रहा हूं। राजीव बजाज को समझाइए, आलोक जी को भी बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ, वो आपने काफी मोर्चा संभाल रखा था अभी तक, आशुतोष जी ने, आलोक जी आ गए, अब वो अपना विषय। भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे लगता है आलोक जी को बोलने दीजिए। आशुतोष जी गजब किया हुआ आपने। मुझे लगता है मोर्चा तो देश के प्रधानमंत्री को संभालना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो मोर्चे से बिल्कुल अर्थव्यवस्था के भाग के खड़े हो गए। शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस में यही पढ़ा होगा उन्होंने। विदेश नीति का कचुम्बर निकाल दिया और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता इतिहास में जी रहे हैं अभी तक। वो 50% का टैरिफ लगाकर थप्पड़ मार रहा है हमारी अर्थव्यवस्था के मुंह पर। वो कह रहा है हमने सीज फायर कराया, उसका नाम लेने से डर रहे हैं लोग। अभी स्किल डेवलपमेंट, अरे भाई 500 कंपनियों का स्किल डेवलपमेंट करने की बात हुई थी, वो 500 कंपनी आइडेंटिफाई नहीं हुई आपसे 2 साल में। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप। जीडीपी में कहा था कि 25% होगा, 2013 में 17% था, वो घटकर 16% पर आ गया। ऊंचा चिल्लाने से स्टूडियो में अर्थव्यवस्था सुधरती हो तो सभी ना सुधार लें। अगर गले पड़ने से विदेश नीति चलती हो जबरदस्ती हाथ मिलाकर, तो सभी ना विदेश नीति चला लें। दुर्भाग्य यह है कि विदेश नीति का वह नहीं पता जिन लोगों को अपने यहां पर एमएसएमई का भट्टा बैठा दिया। विदेश नीति जब अंबानी नीति और अडानी नीति हो जाए तो स्वाभाविक है कि यही दिन देखने पड़ेंगे। इंदिरा जी के समय में यह होता था, नेहरू जी के समय में। अरे भाई अब तो मोदी जी का युग है, हाउडी ट्रंप और नमस्ते मोदी का युग है। अब तो नेक्स्ट लेवल केमिस्ट्री स्टूडियोज में चलती थी मोदी जी का। अरे भाई छोड़िए ना, मैं तो मजाक उड़ा रहा हूं, आप उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि 1 करोड़ रोजगार हमारे छीनने के कगार पर खड़े हुए, और ये लोग यहां पर इंदिरा जी ने ऐसा किया और पंडित नेहरू ने ऐसा किया। ये आरएसएस, अरे रुकिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं एक बार। आपने सबसे ज्यादा टाइम खा लिया, शांत रहिए आप, शांत रहिए। मैं कह रहा हूं शांत रहिए आप प्लीज। आप इनको बुलवा लीजिए, फिर हम चुप हो जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं। बुलवाइए इनको, हम चुप हैं। पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए दुर्भाग्य यह है कि इतिहास में जीते रहिए, हिंदू मुसलमान करते रहिए आप वहां पर इवेंट मैनेजमेंट। अरे भाई 11 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? 11 साल से आप कर क्या रहे थे? 80-20 पर वोट दे दो, अडानी पर मत बात करो, इलेक्शन कमीशन पर बात मत करो, केवल 6% जो तमाम चीजें उन पर बात कर लो। मुझे लगता है कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाया है, वो उसका रिजल्ट अब प्रतिफल मिलने आ रहा है। आज मोदी जी कह रहे हैं मुझे जो कीमत चुकानी होगी। आप कीमत चुकाना चाहते हैं तो झोला उठाइए और चल दीजिए।
आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, आपके बस की नहीं। लोगों के रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़े हुए हैं और यहां पर ऊंची ऊंची आवाज में बात की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि मेरा कपड़ा कटा हुआ है डिजाइन पे, और मैं कैसे इसका एक ट्रक माल कल ही मंगवाया है और उसके बाद यह हालत है। अब लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से कनाडा ने, चाइना ने, ईरान ने तमाम चीजों पर जवाब दिया, मोदी जी नहीं दे पाए। लेबर इंटेंसिव जितनी इंडस्ट्री है सब पर बुरी हालत है। मिडिल क्लास जो मोदी मोदी चिल्लाता था, आज उसको समझ आ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ कि जिस तरह से, हाँ बिल्कुल, इवेंट मैनेजमेंट किया जाता था। मिडिल क्लास के विदेश मंत्री, अरे मैं फिर कहूंगा, विदेश मंत्री, मैं फिर कहूंगा कि भावना में बहकर चिल्लाता था, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं और दोबारा कर रहा हूं मैं। दुर्भाग्य यह था कि जब सारा टैक्स पेयर्स का पैसा, जब 100 करोड़ रुपया अहमदाबाद के स्टेडियम में लगाया जाता था, वो मिडिल क्लास के टैक्स पेयर्स का पैसा था। अब की बार ट्रंप सरकार, अरे लेकिन आलोक जी, चुनाव तो आपको जीतना था ना, चुनाव जीतते तो झोला, ये आप नहीं कहते कि पीएम झोला लेके जाए, चुनाव जीतने से। मैं लौट रही हूँ, ये दो लोग इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, डॉक्टर तनेजा, उसके बाद मैं रोहित फौरन आपके पास आऊंगी। डॉक्टर तनेजा, आज ही गोल्डमैन सैक्स ने 50% टैरिफ इंक्रीज के बाद प्रेडिक्ट किया है कि 0.6% ही डिक्रीज होगा भारत के जीडीपी में। पीएचडी सीसीआई का जो एस्टिमेट है वो है 0.19%, केयर रेटिंग्स का है 0.3 to 0.4%, जीटीआरआई का है 0.1 to 0.6%। अब जिन लोगों को ये बात बोली जाए तो सब इधर का एडिट करके उधर का एडिट करके फैलाते हैं बातों को, लेकिन कुछ बातें मोटी मोटी तौर पर है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में नुकसान होगा, वियतनाम बांग्लादेश को फायदा होगा, जेम्स ज्वेलरी में, डायमंड्स में बिगेस्ट एक्सपोर्टर हम अमेरिका को थे, लेदर में होगा, लेकिन स्मार्टफोन्स पर जीरो टैरिफ, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ, अगर कृषि पर, हम डेयरी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, फायदा किसको हो रहा है? मैडम, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, यहाँ पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की जो बात करी, हम सर्विस सेक्टर को क्यों भूल गए हैं? इन्होंने आपके स्मार्टफोन्स पर जीरो टैरिफ लगाया है, इन्होंने आपके सर्विस सेक्टर पर भी जीरो टैरिफ लगाया है। पूरा उनका फार्मास्यूटिकल जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट चलती हैं, पूरे मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, पूरे उनके कॉल सेंटर्स सब सर्विस सेक्टर पे चलते हैं, उस पे तो हमने बिल्कुल 0% टैरिफ देखा है। अमेरिका ने आज की डेट में बहुत स्मार्टली काम किया है, जहां जहां उसका फायदा है वहां बिल्कुल जीरो टैरिफ रख के रखा है। आप जैसे आपने ही अभी एग्जांपल दिया कि चाइना ने उसके घुटने टुकवा दिए, क्यों टिकवा दिए? क्योंकि वो उसके आगे झुका नहीं, और आप चाहते हैं कि हम रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट अपना बंद करके अपने डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ा लें, उसके आगे झुक जाएं और फिर हम किसी भी वार्तालाप की सिचुएशन में ही ना रहे, नेगोशिएशन और बार्गेनिंग की सिचुएशन में ना रहे। जैसे कि अभी सुधांशु सर ने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन, केवल जेनेरिक मेडिसिन नहीं, अभी हाल फिलहाल में 2 ही दिन पहले एक ग्लेनमार्क की डील हुई है एबे के साथ, बहुत बड़ी $2 बिलियन की लाइसेंसिंग डील हुई है, क्योंकि हम अपना R&D इंप्रूव कर रहे हैं, हम अपना IP इंप्रूव कर रहे हैं। ये सब बातें तो कांग्रेस देखना ही नहीं चाह रहा है कि कितना हमारा अपना डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा मजबूत हो रहा है। मोदी जी की सोच लॉन्ग टर्म सोच है, झोला उठा के चल दे, ये क्या बातें एक प्राइम मिनिस्टर के लिए शोभित होती हैं? उन्हीं के शब्द मेरे नहीं है। नहीं, उन्होंने ना बिल्कुल झोला उठा के चल दूंगा। अगर बात क्यों भूल जाते हैं आप? अगर बात क्यों भूल जाते हैं? अडानी अंबानी को तेल दिलवा रहे हैं रशिया से, वो कमाई कर रहे हैं, जनता का कितना पेट्रोल तो क्या केवल अडानी अंबानी अपने घर में जाते हैं? इंडिया में सस्ता हुआ? सर आपको कंप्लीट करने दिया ना, आपको कंप्लीट करने दिया। क्या अडानी अंबानी वो तेल अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं? क्या उनका नाश्ता पानी चलता है? पैसा कमा रहे हैं डॉलर से। क्या लेट हर कंप्लीट, हमें सस्ता नहीं मिल रहा है आलोक जी, लेट हर कंप्लीट। सर बात केवल सस्ते की नहीं है, बात पूरे के पूरे हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, दैट्स द कोर सेक्टर व्हिच इज रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज रनिंग ऑन दैट। तो हम उन चीजों को क्यों भूल रहे हैं? हम अपने R&D को क्यों भूल रहे हैं? हम सर्विस सेक्टर को क्यों भूल रहे हैं? अब बोलिए। एक इंस्टीट्यूशन बताइए जो मोदी सरकार ने R&D पे बनाया, नाम बताइए। सर सारा कुछ उनका, एक नाम बताइए। सर फार्मास्यूटिकल हमारा R&D के नाम पर सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, उसका नाम बताइए। सर इंस्टीट्यूशन बना हो, अरे भाई मुझे बताइए, एक नाम बताइए। मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशन बनाया, इसका प्रोडक्शन हमारे ढंग छोड़ दीजिए सर, जवाब दे रहे नहीं है ना, कहाँ है बताइए ना, नाम बताइए कहाँ है? लोग सारे नए हैं। अरे भाई बताइए ना कहाँ है? अभी मैंने 3 आंकड़े दिए जिन पर सुधांशु जी चिल्ला रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर गया। चिल्लाते अरे भाई आप चिल्ला रहे थे 10 मिनट से, मैंने इसलिए बोला। मैं वापस आता हूं, सुनिए जरा। रोहित के पास जाने दीजिए, वॉशिंगटन से रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। प्रभु थोड़ा सा मैं भी बोल लूं, थोड़ा सा मैं भी। रोहित, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, यहाँ इंडिया में सब लोग इंतजार करते हैं कि अमेरिका के लग रहे हैं, फायदा कौन उठा रहा है? अडानी और अंबानी। मिस्टर शर्मा,
100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया रेलवे का भैया। अब तो वहां पेट्रोल की जरूरत है नहीं, कुछ पता ही नहीं रहता। हवा मार के अडानी अंबानी जपना शुरू कर देना। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसको मिला? अडानी को। अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पावर का राजस्थान में। अडानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सुनिए भाई, माइंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को कहां मिला? बोलो 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 बोलो। अडानी अंबानी का नाम मत। भूपेश बघेल की सरकार में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में। और अडानी पे पैसा देने का आरोप किस पे? आपकी सरकारों में। गजब है साहब। अंदर अंदर अपना करते हैं। आपको भी तो अडानी से ऑब्सेशन है ना? नहीं, मुझे आपके नेताजी अडानी के ऑब्सेशन में रहते हैं कि टैरिफ इंक्रीज से चलिए। रोहित सुनिए, किस मुख्यमंत्री का भी हाल ही में फोटो है अडानी के साथ? तेलंगाना के सीएम का, रेवंत रेड्डी का। ही चाहे जो कर लीजिए, हंसी से हंसी छुट्टी नहीं है। ताकत आ जाती है। नहीं, ताकत फैक्ट है। एक फैक्ट को काउंटर कर दीजिए। हितों को पीछे रख के अडानी को ठेके दिलवाए गए। किसने दिलाए? अशोक गहलोत ने दिलाए। अशोक गहलोत विदेश गए। अशोक गहलोत ने दिलाए। अशोक गहलोत भूपेश बघेल ने दिलाए। रेवंत रेड्डी ने दिलाए। ऑस्ट्रेलिया अशोक गहलोत लेके गए थे क्या? अच्छा बताओ, ऑस्ट्रेलिया में आपका कहना है यहाँ पे श्रीलंका में कौन लेकर गया था? कहाँ पे? झारखंड की बिजली बांग्लादेश में कौन बेच रहा है? अच्छा, बांग्लादेश में सेकंड कंपनी कौन सी बोली है? चाइनीज कंपनी को दिलवाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था का इनका अडानी से ऑब्सेशन और इनका उस पर जवाब। लेकिन टेलीपोर्ट करके चिल्लाने बहुत लगे यार। आप बहुत आजकल होता है। दाएं बाएं साएं बहुत कर रहे थे। हथकड़ी लगा के भेजने को आप सिक्योरिटी चेक से आलोक जी प्लीज प्लीज सर। रोहित सिक्योरिटी चेक और इलीगल की बात कर रहे हैं। आप अपने लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां डाल के भेज रहे हैं। आप उसको रोज एग्जाम्पल को लेके बैठ जाते हैं। 2014 के बाद नहीं सर, कौन से लीगल बंदे को वैसे फेस करना पड़ा है जो पहले शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए लीगल थे? बोलो आपकी सरकार ने कुछ बोला? के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो 4 दिन से रोज डॉलर की कीमत गिर रही है। लोगों की जो फीस भरनी है बच्चों की विदेशों में वो बढ़ रही है। EMI उनकी, उसकी चिंता कीजिए। रोहित जी हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित शर्मा टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गए। सबको रोक दीजिए एक सेकंड। रोहित, सब यहाँ इंडिया में इंतजार करते हैं। सब इंडिया में इंतजार करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑफ कर देंगे, यहाँ का डाउन कर देंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट सबको रहता है कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका जब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां अमेरिका में सुबह होती है तो वो कुछ ना कुछ वहां पर पोस्ट करने के लिए सामने आ ही जाते हैं सुबह सुबह। तो अब 50% तक तो ले आए हैं। क्या क्या चल रहा है वहां पर? चाइना ने, लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस टैरिफ नीति के ब्लैकमेलिंग के इस्तेमाल के खिलाफ है। रोहित, वहां पर क्या सेंस है? काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीजें चल रही हैं वॉशिंगटन डीसी में। जैसा कि आपने कहा कि सुबह उठ के कुछ एक ट्वीट आ जाती है, एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पे, और वहां से डिप्लोमेसी जो है वो शुरू हो जाती है। आज वॉशिंगटन डीसी में शाम को 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कल उन्होंने ये कहा था, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। अब खबरें ये भी आ रही है कि वो रशिया से और यूक्रेन के लीडर से मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी जो डिप्लोमेसी है उसको लेके आई थिंक जो हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद है उनकी डिप्लोमेसी पे आई थिंक क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या किया या नहीं किया। ऑब्वियसली आप बाद में हाइंडसाइट में सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज द वेरिएबल। भारत के साथ जो भी संबंध रहे हैं अमेरिका के पिछले 15-20 सालों में, ट्रेजेक्टरी हमेशा अपवर्ड्स रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेरिएबल है और उस नजरिए से हमें इसे समझना मैं रोहित आपसे एक पॉइंटेड सवाल करूं, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। वहां पर सबसे ज्यादा जो मैंने वहां की मीडिया को देखा तो वो ये कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा रूस से तेल इंपोर्ट करता है, बावजूद इसके वो ज्यादा स्ट्रिक्ट भारत के अगेंस्ट जो है। वहां 30% लगाया है, 90 दिन का उनको अभी पीरियड दे दिया है, बोनस पीरियड, और यहाँ पर 50%। वहां पर इसको लेकर जो चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच SCO के लिए प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। इस पर क्या सेंस वहां पर बन रहा है? देखिए 90 डे एक्सटेंशन कर चुके थे प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले ही चाइना को दे चुके थे, तो वो उस पर बार बार उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखेंगे, वी विल सी। कल भी उन्होंने कहा कि हम पेनल्टीज लगा सकते हैं, हम चाइना के ऊपर भी पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशन वहां पे चल रही है तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अभी कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन कल उन्होंने बयान दिया था कि चाइना के ऊपर भी वो इस तरह की पेनल्टी और टैरिफ्स लगा सकते हैं, और उन्होंने लगाए भी थे। 125% टैरिफ्स जो है चाइना के ऊपर लगाए थे। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज मिस नहीं होती, सारी चीजों को देखा जाता है, सारे ऑप्टिक्स को परखा जाता है, और ये बात किसी से नहीं छुपी है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं छुपी। मुनीर भी जाने वाले हैं फिर से अमेरिका जाने की कोशिश, ये तो अलग ही एक रिश्ता निकल आया है। रोहित, आपने मुनीर का नाम लिया, आसिफ मुनीर का? हाँ, आसिफ मुनीर को फिर से न्योता दिया है, मतलब ट्रंप से मिलने वाले फिर से। अगेन
टेक्निकलिटी ये है कि सेंटकॉम के जनरल कुरेला जो है वो रिटायर हो रहे हैं और सेंटकॉम में पाकिस्तान एक पार्टनर रहे, तो इसलिए आसिफ मुनीर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन अगेन ऑप्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो दूसरी बार आएंगे 2 महीने में, और यहाँ पे आने के बाद पिछली बार हमने देखा तो वो किस तरह व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला। इस बार हो सकता है कि इस तरह की छोटे लेवल मीटिंग उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में फिर से हो। कृष्णबीर चौधरी जी, ये किसानों को लेकर पीएम ने कहा है कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे और कृषि और डेयरी पर ही मामला फंसा हुआ है। आप लोग की क्या राय है इस पर? अंजना जी, ऐसा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस के दबाव में भारत 88 से आ रहा है। 1 जनवरी 95 को एग्रीमेंट किया और बेस पीरियड सब्सिडी को 86, 87, 88 क्यों माना गया? पहली गलती। उसके बाद 2013 में WTO मिनिस्ट्रियल जब बाली में हुई तो अशोक जो कॉमर्स मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उन्होंने पीस क्लॉज क्यों लिया? सब्सिडी के ऊपर कंप्रोमाइज क्यों किया? जब एग्रीमेंट किया, जब ऑयल सीड सेक्टर पे 300% टैरिफ की, सारी ऑयल सीड के लिए 300% था, तो सिर्फ सोया ऑयल के लिए यूएस के दबाव में 35% क्यों किया गया? पूरे एग्रीमेंट को देख लीजिए। तो वो दबाव की आदतें जो चली आ रही हैं वो अभी भी वही चल रही थी। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की सरकार ने ये दिखाया है कि हिंदुस्तान की सरकार अपने करोड़ों करोड़ों किसानों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। डेयरी क्या स्थिति है? कितने करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पशुपालक हैं? मछुआरे कितने करोड़ हैं? आप ये बताइए, अकेले सोयाबीन और मक्का के अंदर ही बात करें तो कम से कम 2 करोड़ किसान इसमें जो है खेती कर रहे हैं। सिर्फ 2 फसलों में 2 करोड़ लोग हैं। तो ये जो पहली बार झटका लग रहा है ये थोड़ा सख्त लगा। पहली बार हमें तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमने जो झटके पहले खाए हैं और एग्रीकल्चर में हमेशा हिंदुस्तान जो है गर्दन झुका के और सलाम करके आया है। इंटरनेशनल ट्रेड में जितनी भी ट्रीटी की गई। आलोक जी, मैं नहीं बोलता हूं। एक मिनट, मैं नहीं बोला। 2014 के बाद 11 साल सरकार पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक भी पुराना एग्रीमेंट इस सरकार ने कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर वो एग्रीमेंट गलत थे तो मैं जो कह रहा हूं, गेट को भी कैंसिल कर देते, WTO को भी कैंसिल कर देते, क्यों नहीं किया? अब आप गेट पे आगे, गेट में एक भी एग्रीमेंट कैंसिल क्यों नहीं किया अगर वो गलत? एक मिनट, गेट में 88 में बिना पार्लियामेंट, अभी इतिहास में जीते रहेगा बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। अब आपने गेट नहीं कुछ भी बोलने लगे, फिर गेट का कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं गेट का अगर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कैंसिल हो गया था 14 में तो था, उसको कैंसिल कर देते। किसने किया? 88 गजब है भाई। और क्यों किया? बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के एग्रीकल्चर क्यों शामिल किया गया? ये अपराध नहीं था हिंदुस्तान के किसानों के साथ? भाई अपराध था तो उसको कैंसिल कर देते ना। सवाल, शिमला समझौता पाकिस्तान तोड़ता है लेकिन इंदिरा गांधी को कोसते रहिए आप लोग। समझौता गजब है भाई। अभी इंडिया यूरोपियन यूनियन का एग्रीमेंट हुआ, अब यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है। अब बायलेटरल हो रहा है। कह रहा हम बहुत बड़े बायलेटरल उनको काहे डांट रहे हैं भाई? उनको तो बोलना चाहिए। कांग्रेस में से कहा एक मिनट तो सारी उम्र कांग्रेस में रहे, ये सबसे लड़ रहे हैं। बता रहा हूँ कांग्रेस में रहा तभी तो ये सारी चीजें बता रहा हूँ, नहीं तो बता नहीं पाता। अच्छा, अंदर की बात पता है आपको? हकीकत पता है। 2014 का वेट कर रहे थे क्या? मरे हैं, पहले ही चले जाते हैं। आलोक जी कभी माइक हटता है तब अंदर की बात बता रहे हैं, तब अंदर की बात बता रहे हैं। कांग्रेस को कोसने की नीयत बन गई है, रवायत बन गई। कांग्रेस ये गलत बात है सर। मैं जवाब ले लूंगी। पर एक बात नहीं करेंगे। 1 जनवरी 95 को जब समझौता किया तो ये कहा था हिंदुस्तान के किसान दुनिया के बाजार पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब एक बार सुधांशु जी दे कि आप मतलब इतिहास में ही रखिएगा या आज 50% जी या आज पहली बार झटका जी या आज 50% लगा है तो उस पर क्या करना है? आप सब एक है ना, बताइए ना कुछ स्टेटमेंट आई क्या? सरकार किसानों के लिए 700 किसान शहीद हो गए रानी के चक्कर में के वेयर हाउस उसको देने हैं, FCI के गोडाउन उसको देने हैं। रोहित बहुत धन्यवाद आपका। रोहित बहुत धन्यवाद। रोहित 700 किसान शहीद करवा दिया। उनको जाने दीजिए वरना वो यहाँ पे बैठे बस सुनते रह जाए। लेकर कौन खड़ा था सड़क पर? बोल दो। नहीं बताओ तो सही, वो कील किसने लगवाई थी सड़क पर? मोदी जी ने लगवाई थी, इंदिरा जी ने लगवाई? किसानों के लिए मुझे बताओ वो कील और डंडे जो चलवाए थे, लाठियां, वो किसने चलवाई थी? वो इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। यूएस के साथ तो आपको सुधांशु जी क्या है? ठीक है, रुक जाइए सुधांशु जी। इतने कमजोर 50% आज लगा। आप जवाब सुनिए सर, जवाब नहीं। वो आपने वो कील व्हील नहीं, सीधे गोलियां चलवाई थी मध्य प्रदेश में और एक दिन में सरकारी उसमें 19 मारे गए थे। 19 सिंह चौहान की सरकार थी। अरे भैया मैं दिग्विजय सिंह की सरकार 1998 की बात कर रहा हूँ, जहाँ सीधे दिग्विजय सिंह सीएम थे 1998 में, समाजवादी पार्टी के MP के बारे में बाइक पे बैठ के गए थे। आपको एक सेकंड, एक साथ अगर सब बोलेंगे पूरा एकदम कोई बहस कुछ भी झूठ बोल के चले जाओ। बस हो गया आपका आलोक जी, हो गया।
मैं दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना आलोक जी की, आज का जमाना एक एक चीज जाके चेक करिए, फिर तय करिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। सारा दूध का दूध पानी का पानी, और कम से कम डिबेट में आने से पहले सुनते रहना चाहिए। मैंने बात बोली थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कहते हैं कि सीज फायर ट्रेड की वजह से हुआ तो ट्रेड तो डील तो नहीं हुई, तो एक बात के लिए माफी मांगो भाई कि ट्रेड डील का आरोप गलत था, या आके कुछ भी आए बाएं बोलना शुरू कर देना आज की डेट में। अब मैं दूसरी बात, एक सीरियस बात कहता हूं, देखिए बाकी बात तो अपनी जगह है, अभी आज की बात कर रहे हैं। जापान डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है, एग्रीकल्चर में झुक गया, उसने राइस मार्केट खोल दिया अमेरिका के लिए, मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं झुका। उसने कहा हम एग्रीकल्चर को नहीं खोलेंगे, जापान जैसे देश को उन्होंने झुका लिया। अब मैं एक थोड़ी सीरियस बात यह कहता हूं, इन सारी बातों को, पार्टी पॉलिटिक्स झगड़े अलग छोड़िए, जो कुछ हो रहा है ना वर्ल्ड में, इसको गंभीरता से देखिए। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन जो WTO की शुरुआत के साथ आया, जो अमेरिका ने किया, आज ये अपनी समाप्ति की शुरुआत की तरफ है। कॉलोनाइजेशन 200 साल चला, कम्युनिज्म 70 साल चला, ग्लोबलाइजेशन 30 साल में दम तोड़ रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। और जब ग्लोबलाइजेशन लाया था अमेरिका, तो वो इसलिए नहीं लाया था कि भारत और चीन को आर्थिक महाशक्ति बनानी है। उनको लगता था हमारी कंपनियां भारत और अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों की बड़ी मार्केट का लाभ उठाएंगी और बड़ी बनेंगी। उल्टा क्या हो गया, आज ट्रंप को कहना पड़ा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब अब ग्रेट नहीं रह गया। आप तय मानिए, अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, जो FTA हो रहा है, अकेला जो ब्रिटेन का FTA हमें काफी हद तक कंपनसेट कर देगा, जो हमारा ट्रेड सरप्लस वहां से लूज हो रहा है। जो मल्टीपल FTA होने वाले, भारत और शक्तिशाली बनकर उभरने वाला है। यह बात आश्वस्त रहिए, क्योंकि मजबूत दृष्टि और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय। और विश्वास रखिए, जो प्रधानमंत्री जी उस विचार के हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। ठीक है, अब आलोक जी सवाल सुन के प्रभु, राहुल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ट्रंप इज अ लायर बोलिए, और जैसे बोला डेड इकोनॉमी, तो उन्होंने कहा ट्रंप इज राइट। तो ट्रंप लायर है या ट्रंप इज राइट? नेता विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? दूसरा, अगर ट्रेड डील पे बाह मरोड़ी गई थी, तो फिर 50% टैरिफ लगा रहा है सीज फायर वाली बात, तो वो बात क्या गलत थी आप लोगों का दावा? तो यही है कि ट्रेड डील हुई नहीं, टैरिफ तो लगा दिया ना। ट्रेड डील से पहले ही उसने इतना भी नहीं समझा कि हम बैठ के बातचीत कर लें। वो तो एक तरफा लट चला रहा है, आपको बिल्कुल इस तरह से हाँक रहा है लाठी लेकर। आपको इतनी वक्त नहीं समझ रहा आपकी वो 56 इंच के सीने की, अपने माई फ्रेंड डोनाल्ड जो है वो, कि भाई आप बैठ के बात तो कर लेते। वो तो जो चाह रहा है वो करता चला जा रहा है, हथकड़ियां बेड़ियां लगा के हमारे लोगों को भेज के आज एक तरफा वो फैसले करते चला जा रहा है। ये वही बीजेपी थी जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 का पूरी तरह से संसद के अंदर विरोध करती थी, जो कि बायलेटरल था, जिसमें इंडिया भी बैकआउट कर सकता था। आज हालत ये 50% टैरिफ लग गया, उसके बाद भी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, विश्व गुरु साहब हैं, 56 इंच का सीना है, इसी पर चल रहे हैं। क्योंकि विदेश नीति जो है वो केवल आपने फोटो ऑप तक, शूट पर तक, वहां तक सीमित कर दी थी, बताते नहीं थे। विदेश से आते थे, यहां पर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा एपिसोड हुआ, उसके बाद एक मंत्री के अंदर हिम्मत नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। 87 में था, 86 में था। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर किसी एक मंत्री ने की हो तो मंत्री क्यों करेगा? सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, राजनीति नहीं होती है। मंत्री तो डमी सेना ने किया लगातार, मंत्री डमी है। देश के प्रधानमंत्री और मंत्री सदन में बयान दे रहा है, कुछ मंत्री भी कहां से बोलते करेंगे? चले जा रहे हैं। मंत्रियों को पता है, मंत्रियों को पता है कि क्या हुआ है। कौन मंत्री डमी है? मैं कह रहा हूं सारे डमी। कौन मंत्री? सारे मंत्री डमी है। डमी छांट के बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बड़े विदेश मंत्री केवल इसलिए कि वहां पर 50 लोगों का वीजा लगवाइए, दिल्ली की और गुजरात की महिलाओं को जाके रुलवाइए, वहां पर उनका वीजा, हिंदुस्तान का पासपोर्ट ये वो पार्टी दिखाई दे है। अरे जिसका अध्यक्ष कहता है, अध्यक्ष होने के बावजूद हाईकमान तय करेगा कर्नाटक का सीएम कौन होगा। पासपोर्ट ये डमी कौन है सबको पता है। डमी PM किसने बनाया था सबको पता है, सबको पता है कौन डमी था। अरे भैया पता है, बहुत अच्छी तरह सरकार है, कमजोर चलते हम लोग बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर चलते हैं। असली तो चचा सोरोस बैठे हुए वहां से, सब डमी है यहाँ पर। हिंडनबर्ग को तो लेकिन ताला लगा दिया ट्रंप ने आके। चलिए एक बार सिद्धार्थ मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि इसके क्या मायने, इसके बाद में डॉक्टर तने जा रही हूँ, इसके क्या मायने हैं अगर गोल्डमैन सैक्स जैसे भी जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं 0.6% डेटा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, तो क्या जैसा आशुतोष जी ने, मैं आपको मौका दूंगी इसके बाद, आशुतोष जी ने कहा आपकी ये हालत नहीं होती अगर आप लोगों ने कुछ मैन्युफैक्चर कर लिया होता तो वो तो ऐसा इशारा कर रही है कि वैसा नहीं होगा,
एकदम डूब बर्बाद नहीं हो रहे हम जैसा? देखिए, दो क्षेत्रों को लेके बात शायद समझ आएगी। एक बुने हुए वस्त्र, निटेड अपैरल, और दूसरा कालीन। देश जुड़ा हुआ है, कई इंपॉर्टेंट क्षेत्र जुड़े हुए हैं। हमारा जहाँ तक निटेड अपैरल है, लगभग उसमें 50% नहीं, पुराना ड्यूटी जोड़ते हैं तो 64% आज भारत का बना हुआ वस्त्र, और 35% हमारी जो पैदावार है, जो मैन्युफैक्चरिंग है बुने हुए वस्त्रों की, वो अमेरिका जाती है। वो अब 64% की ड्यूटी लगेगी, तो उसमें मार्केट खिसकने वाला है। दूसरी तरफ कालीन, वियतनाम बांग्लादेश को फायदा होगा। दूसरी तरफ कालीन, बहुत सारे क्षेत्र में, जस्ट 2 उदाहरण के ले रहा हूं समय के कारण, वहां लगभग अब 59% ड्यूटी लग रही है, और उसका जो मार्केट, हमारा एक्सपोर्ट मार्केट यूएस का है, वो 58% है। तो आप इन 2 चीजों का इंपैक्ट लीजिए। इसीलिए जो आपने अनुमान बताए, 0.3 से 0.6% का जीडीपी पे शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट है। और इसके कारण जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो आज चर्चा होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, आप कर रहे हैं, हम सब की चर्चा ये होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में सरकार को इस क्राइसिस से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है इन 2 क्षेत्रों से। और ऐसे ये बड़े अडानी अंबानी पे असर नहीं पड़ने वाला है इसका, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। नहीं, मैं बस एक छोटी बात है, लेट मी फिनिश। आलोक जी, लेट मी जस्ट फिनिश। छोटा एमएसई लेट मी फिनिश आलोक जी। इससे टेक्सटाइल क्षेत्र और कालीन, इसमें रोजगार पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये सब लेबर इंटेंसिव है जी, चाहे टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो। सो अंजना, हमारा रिस्पांस बहुत जल्दी और बहुत तीव्रता के साथ, एक बड़ा रिस्पांस बहुत आवश्यक होगा, और मैं मानता हूं आज वैसा हमें संकेत कहीं ना कहीं मिल रहा है। डॉक्टर तनेजा, जल्दी से। जी सर, आपने अभी बात करी कि हाउडी मोदी करने के बाद भी, और अब की बार मोदी सर का नमस्ते ट्रम्प करने के बाद भी बैठा के वार्तालाप नहीं करी। जैसे सर, आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो सर। अभी तो मैंने शुरुआत करी और आप शुरू हो जाते हो सर। अभी जैसे सुधांशु सर ने कहा, उन्होंने कौन से देश को बैठा के वार्तालाप करी? आपने अभी चाइना का एग्जाम्पल खुद दिया सर। बाकी जैसे सब है सर, आपने उनका परंपरागत दुश्मन है। सर, आप आज हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। सर, आप किसी को बात ही नहीं करने देते हो सर। अगर सर कहते हम लोग चले ही जाते हैं ना सर, आप अपना ही डिबेट कर लीजिए। कुछ भी बोलना शुरू कर सर, चाइना से जब 125% जब उन्होंने टैरिफ लगाया, और आज वो 30 पे आ गया है, क्योंकि चाइना ने घुटने नहीं टेके। माओ ज़ेडुंग का समय हम देखें, जब उन्होंने कहा कि ग्रेट चाइनीज लीप, पूरा का पूरा चाइना सर, पूरा चाइना एक साथ था, पूरा वहां पे पक्ष विपक्ष नहीं होता था। इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी की बातें नहीं होती थी वहां पे सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ भारत में बना, सब कुछ चाइना में बना, जिसके चलते आज अगर मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि हम आपको सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, 2047 तक विकसित भारत होगा, हम यहाँ पे अपने हम अपने सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव सर, जल्दी से आशुतोष बोलिए, आप बोलिए उनका सर। इंटरनेशनल आलोक जी, ऐसा मत देखिए मैडम, मैं एक डेटा देना चाहता हूँ, और उसको मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए। पिछले 17 साल में डिफेंस पे जो हमारा बजट है, लोवेस्ट 1.89%। और एपी, जो आपके एपी सिंह है, एयर मार्शल एपी सिंह, वो कहते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग का हालत यह है, आत्मनिर्भरता का, कोई भी चीज हमको टाइम पे नहीं मिलता। ये आपकी आत्मनिर्भरता हालत है। लास्ट कमेंट बोलिए, आप बोलिए सर। मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी रख के बोलना चाहिए। डिफेंस की कमेटी में राहुल गांधी खुद हैं, और उस डिफेंस की कमेटी बात बोलने दीजिए भाई, क्या तरीका है भाई। डिफेंस की कमेटी में बाकायदा यह विषय उठा, और ये बताया गया कि बिकॉज ऑफ कोविड जो जीई कंपनी वहां पर इंजन नहीं सप्लाई कर पाई थी, इस कारण से हुआ। सारा क्लैरिफिकेशन हो गया, और आगे इसी के साथ राउंड टेबल में इतना ही है। लड़ाई मुझे लगता है शो के बाद भी ऐसे ही चलती रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। कोई बात नहीं।